हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एसएससी जूनियर इंजीनियर नोटिफिकेशन 2018 जो है वो आ चुका है। इसमें studyIQ.com की साइट पर एसएससी जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, इनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो हैं वो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों के लिए अवेलेबल हैं और सिंपली टेक्निकल के लिए भी अवेलेबल हैं। इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 2018 का आ गया है, जिसमें कुछ ब्रांचेस हैं कंसीडर करते हैं, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ब्रांच के थ्रू जो है आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको जो है आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम इजीली अप्रोचेबल रहता है। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 1 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक की है, जिसमें आपको जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 25 फरवरी शाम 5 बजे तक की है। इसमें आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी शाम 5 बजे तक की है। अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू इसको कर रहे हैं तो ऑफलाइन चालान का जो जनरेट होने की डेट है वो 27 फरवरी शाम 5 बजे तक की है। इसके बाद कि अगर आपका चालान जनरेट होता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट डेट है पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू जो पेमेंट होना है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वो 28 फरवरी 2019 है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, 2 टाइप के, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 की डेट है, ये पेपर 1 आपका प्री रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि 23 सितंबर 2019 से 27 सितंबर 2019 तक एग्जाम ये कराया जाएगा। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होंगे उनका पेपर 2 होगा। जो पेपर 2 कन्वेंशनल की डेट है वो आपकी है 29 दिसंबर 2019। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्रांच इंक्लूडेड है। तो ये आपकी ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लेवल 6 में आती है। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो ये लेवल 6 में आता है, जिसका बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहता है। अब बात करते हैं कुछ पोस्ट की डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एसएससी जेई के उसमें आते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन पहला डिपार्टमेंट है, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल इन 2 ब्रांचेस के थ्रू ये डिपार्टमेंट सिलेक्शन लेता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच से इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है ब्रांच इंक्लूडेड है। MES, जो कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चारों ब्रांचेस जो हैं वो आपकी MES में इंक्लूडेड है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये ब्रांचेस के थ्रू आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है, ये आपका सिविल के लिए इंक्लूडेड है, यानी सिविल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप BRO में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, तो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आपकी ब्रांचेस हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेबल का जो डिपार्टमेंट है, इसमें आप मैकेनिकल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये डिपार्टमेंट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है, इस फॉर्म को जब आप भर रहे हैं तो आपको ये चेक करना है नेशनैलिटी की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं या नहीं। पहला पॉइंट है कि इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए।
अगर आप नेपाल के सिटीजन हैं, नेपाल के सब्जेक्ट में आते हैं, या भूटान के या तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो कि आप 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आ गए थे, परमानेंटली सेटल हो गए थे, या आप माइग्रेट कर गए इंडिया में पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, तो इन सब से अगर आप इंडिया में सेटल कर गए हैं परमानेंटली, तो बी, सी, डी एंड ई, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इनके लिए आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो आपको ये शो करेगा आपकी एलिजिबिलिटी को, कि जो आप बता रहे हैं ये पॉइंट आपके सही हैं भी या नहीं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप के सर्टिफिकेट की, बट अगर आप इन कंडीशंस में आते हैं बी, सी, डी और ई, तो आपको इन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर कोई कैंडिडेट जो है इन केस ऑफ अ सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी नेसेसरी है, और अपॉइंटमेंट के बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन ओनली आफ्टर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हैज़ बीन इश्यूड। अगर आप ये सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। कुछ एज लिमिट है एज ऑन 1 अगस्त 2019, यानी इस डेट पर तक अगर आपकी एज लिमिट फुलफिल हो रही है क्राइटेरिया में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हैं इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उनकी एज अप टू 32 ईयर्स यानी कि 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 अगस्त 2019 में अगर आप 32 साल से ज़्यादा हैं तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप CPWD की बात कर रहे हैं तो इसकी एज भी 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए जो है वो 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और MES की अगर आप बात कर रहे हैं तो 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, MES में अगर आप इस ब्रांच के थ्रू हैं तो आपकी एज 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के लिए अगर आप देखते हैं तो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 रिक्वायर्ड है। इससे ऊपर अगर आपकी 1 अगस्त 2019 को 30 साल से अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको ये इस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी 30 ईयर्स से ज़्यादा जो है वो एज नहीं होनी चाहिए, यानी 30 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की, तो इसमें भी एज 30 ईयर्स है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और NTRO की अगर आप बात करते हैं तो इसकी एज लिमिट भी मैक्सिमम 30 है। इट मीन्स कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है और CPWD, अगर 30 साल से ज़्यादा का कोई पर्सन है तो वो सिर्फ इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। कुछ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है और सर्टिफिकेट्स के कुछ फॉर्मेट हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं अगर वो who wish to be considered against vacancies, यानी कि अगर वो इन वैकेंसीज के अगेंस्ट फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उनका सबमिट रिक्विसाइड सर्टिफिकेट जो है वो उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। अगर कोई पर्सन जो है जो OBC के रिजर्वेशन में आता है और वो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करता यानी नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो उसको भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है देना। अगर वो सर्टिफिकेट देता है तभी वो उसमें कंसीडर किया जाएगा। और क्रूशियल डेट जो है इस पर्पस के लिए क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 फरवरी 2019 है, यानी इस तक आपको सर्टिफिकेट जो है वो शो करना पड़ेगा। कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड है एज ऑन 1 अगस्त 2019, यानी 1 अगस्त 2019 तक जो है अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं
तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल यानी सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी डिग्री और डिप्लोमा इनमें से अगर कोई आपकी सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल में अगर डिग्री ऑफ डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे बात आती है जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी की, यानी सीपीडब्ल्यूडी में आपका ये दे रखा है क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आप बीटेक भी हैं, यानी अगर आप डिग्री होल्डर हैं, तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में डिप्लोमा और डिग्री, जो डिग्री किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो हर ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 3 इयर्स डिप्लोमा और इक्विवेलेंट डिग्री, यानी डिग्री और डिप्लोमा आपके लिए एलिजिबल है। एमईएस की अगर आप बात करते हैं, सेम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या तो होनी चाहिए आपकी, या 3 इयर्स डिप्लोमा अप्लाइड होना चाहिए। अगर आपका सेम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच है तो उसके लिए भी आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में या तो डिग्री रिक्वायर्ड है या आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होना चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एमईएस के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की, तो सेम एमईएस में या तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग्स एंड क्वांटिटी सर्विंग सब डिवीजन 2। तो बिल्डिंग्स और क्वांटिटी सर्विंग सब डिवीजन 2 में अगर आप इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो इसमें आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा आपके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के लिए होना चाहिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। लेकिन जो डिग्री होल्डर है, यानी डिग्री किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन ब्रांचेस, इन डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करते हैं, सेम या तो डिग्री होनी चाहिए या आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन डिपार्टमेंट की बात हो गई। वही डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का अगर आप देखते हैं तो डिग्री जो है उनकी आपकी सेम ब्रांच के थ्रू या तो डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर आप एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जो फ़ी पेबल है, यानी 100 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस है। आप फीस जो है भीम, यूपीआई, एसबीआई चालान, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड, इनके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। बट अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट्स अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी। फीस जो है वो आपकी एग्जेम्प्टेड है। ऑनलाइन फ़ी जो है वो आपको 27 फरवरी 2019 शाम 5 बजे तक पे करनी है। इसके बाद पे नहीं करनी है। इस लिमिट तक अगर आप करते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को, इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। स्कीम की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई का, ये 2 पार्ट में होता है, एक पेपर 1 एंड सेकंड जो है पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी एग्जामिनेशन की डेट 23 सितंबर से 27 सितंबर तक है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें जो है आपका 3 पार्ट्स में पेपर डिवाइड रहता है। पहला पार्ट आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहते हैं। जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट आता है जो कि 50 क्वेश्चन है आपके 50 नंबर के। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका, जिस ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हैं उस ब्रांच के 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल प्री जो होता है यानी पेपर 1 जो है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर है। 2 घंटे का ये पेपर होता है।
2 hours and 40 minutes for the candidates who are allowed use of scribe। यानी अगर कुछ कैंडिडेट्स हैंडीकैप्ड हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो उनके लिए 2 hours 40 minutes का टाइम रहता है। अदरवाइज जनरल पर्सन के लिए 2 घंटे का टाइम रहता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। बट अगर आप 200 क्वेश्चंस जो है 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि अगर आप इसका जो कट ऑफ है वो निकाल लेते हैं, प्री में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 29 दिसंबर 2019 है। ये आपका प्योरली रिटन एग्जाम होता है, यानी प्योरली टेक्निकल एग्जाम होता है। इसमें कोई भी आपकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग नहीं आती है। इसमें आपका जो पर्टिकुलर ब्रांच है, जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है, उस ब्रांच का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 300 नंबर का होता है। ठीक है, ये पेपर भी आपका 2 घंटे का होता है। अगर आप इस एग्जाम को यानी प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस जो पेपर 2 है इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड हैं, अगर वो डीवी के लिए नहीं पहुंचते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है। उस फाइनल कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं, तब जाके आप फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। यानी कि पहला तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप पेपर 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी जो कट ऑफ बनता है उसको भी आप क्लियर कर लेते हैं, तब आप फाइनली सेलेक्टेड होंगे। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि जो पहली बात तो जो एडमिट कार्ड आपका आता है, एडमिशन सर्टिफिकेट जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाता है, वो एडमिट कार्ड आपका बाई पोस्ट सेंड नहीं होता है। यानी वो आपको नेट साइट के थ्रू ही आपको देखना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम साइट विजिट करनी पड़ेगी। आपका एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो आप नेट के थ्रू उसको निकाल लेंगे। कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 30% मार्क्स जो हैं वो कवर करने हैं। अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं अगर आप तो 25%, और अदर्स जो हैं वो आपको 20% जो है क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें सारे एग्ज़ाम्स को, जो कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उन सारे एग्ज़ाम्स को नॉर्मलाइज करके कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। उस कट ऑफ के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को ही क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल सेलेक्शन होता है वो भी एक कट ऑफ के बेसिस पर होता है। उस कट ऑफ को भी अगर आप निकाल लेते हैं तब जाके आप फाइनली एसएससी जेई में सेलेक्ट होते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म भरने में हेल्प कर सकते हैं। एसएससी जेई जो है बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है जिसको आप इजीली जो है वो क्रैक भी कर सकते हैं, और हर साल इसको मौका मिलता है अप्लाई करने का। सो थैंक यू फ्रेंड्स।